नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी इतिहास की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों की सामान्य जानकारी। आज अपन बात करते हैं अशोक के अभिलेखों पे विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख मौर्य काल ही नहीं अपितु प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर जो टीचर से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनमें, चाहे सीटेट की हो, आरटेट की हो या अन्य राज्यों से संबंधित जो एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है या कॉलेज लेक्चर की अपन बात करते हैं, हर जगह इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अपन विस्तार से इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं। थोड़ा सा पीछे मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख का जो सामान्य परिचय है कि 3 प्रकार के अभिलेख अशोक के मिले हैं। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी। आज अपन बात करते हैं आगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को खोजने वाला एक अंग्रेज था, टिफेंथलर, जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, लेकिन वह उस समय अशोक के अभिलेखों को पढ़ नहीं पाया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी था और इसने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब यहाँ से जेम्स प्रिंसेप से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं। एक, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं आहत या पंचमारक। भारत के प्राचीनतम सिक्कों का नाम क्या है? आहत या पंचमारक। इनकी बनावट विधि के आधार पे ये नाम दिया था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। पंचमारक या आहत सिक्कों को ये नाम दिया था जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में, और इसके बाद 1837 में उसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो यहाँ से दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। और भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें अपन आहत या पंचमारक के नाम से जानते हैं, ये नाम इनको किसने दिया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1835 में। इनकी जो बनावट है उस बनावट विधि के आधार पे इनके बारे में भी अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं, सिक्कों से संबंधित। आगे अपन बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन सी भाषाओं में मिले हैं। तो अपन बात करते हैं मुख्य रूप से या सर्वाधिक संख्या में अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। भारत और पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान से और भारत के जो सारे अभिलेख हैं, जितने भी जो अभिलेख हैं वो सारे प्राकृत भाषा में मिले हैं। दूसरी जो भाषा है वो यूनानी या ग्रीक भाषा है। यहाँ पे अपन देखते हैं अफ़गानिस्तान से और तक्षशिला से यूनानी भाषा का अभिलेख मिला है। ऐसे ही अपन बात करते हैं अरेमाइक जो भाषा है, फारस का जो क्षेत्र था, ईरानी क्षेत्र की जो भाषा थी अरेमाइक, अरेमाइक में भी अशोक के अभिलेख अफ़गानिस्तान से मिले हैं। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान से एक द्विभाषी अभिलेख मिला है, द्विलिपि अभिलेख मिला है, 2 लिपियों में लिखा हुआ अभिलेख मिला है। तो उसमें इस सीरियाई भाषा का प्रयोग हुआ है। अब लिपि की अपन बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में मिले हैं, कौन कौन सी लिपियों में मिले हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो अधिकतर अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में हैं। लिपि की अपन बात करते हैं, स्क्रिप्ट की अपन बात करते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट में अशोक के जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मी
सर्वाधिक संख्या में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। भारत का जो क्षेत्र है, वर्तमान जो भारत है, भारत के सभी हिस्सों से जो अभिलेख अशोक के मिले हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। जबकि पाकिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं वो भाषा उनकी प्राकृत है, जबकि लिपि खरोष्टी है। अफ़गानिस्तान की अपन बात करते हैं, वहाँ से यूनानी भाषा और लिपि, अरेमाइक भाषा और लिपि दोनों में अभिलेख मिले हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यूनानी एक भाषा भी है और एक लिपि भी है। ऐसे ही अरेमाइक एक भाषा भी है और अरेमाइक एक लिपि भी है। थोड़ी सी अपन और बात करते हैं, अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं, अभी तक जो खोज हुई हैं, उनमें लगभग 47 स्थानों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 से अधिक है। लगभग 150 से अधिक अशोक के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। देशों की अपन बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मुख्य रूप से इन 4 देशों से अभी तक अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक भारत से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ नेपाल से और अफ़गानिस्तान से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो इसके आधार पे अपन एक ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य है वो उस समय 3 देशों में फैला हुआ, 4 देशों में फैला हुआ था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान, यानी ये जो चारों देश हैं ये उस समय मौर्य साम्राज्य का एक भाग थे। तो यहाँ से भी कई बार कुछ एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का साम्राज्य कितने देशों में फैला हुआ था, या वर्तमान की अपन बात करें तो अशोक के अभिलेख कितने देशों से मिले हैं। तो कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। कोई गलती अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो नहीं होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। खोजकर्ता टिफेंटलर है, पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है, भाषा प्राकृत है, यूनानी है, अरेमाइक है, सीरियाई है, यूनानी भाषा भी है और लिपि भी है, अरेमाइक भाषा भी है और लिपि भी है। भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। पाकिस्तान में भाषा प्राकृत थी जबकि लिपि खरोष्टी थी। थोड़ी सी और अपन बात करते हैं। ब्राह्मी लिपि है वो वर्तमान में जैसे अपन हिंदी की जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वैसे ही लिखी जाती थी, बाएं से दाएं तरफ, जबकि खरोष्टी जो लिपि है प्राकृत भाषा की वो जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न और आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको लिखने वाला कौन था? चापड़े। अभी तक ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है। यूपीपीएससी की है, आईएएस से संबंधित जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को लिखने वाला कौन था? तो कौन था? चापड़े। ये ब्रह्मगिरी जो अभिलेख अशोक का मिला है वहाँ से ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख से इस चापड़ के हस्ताक्षर मिले हैं और वो भी खरोष्टी लिपि में। तो हो सकता है कि ये जो चापड़ है अशोक के अभिलेखों को लिखने वाला ये शायद पश्चिमोत्तर भाग का रहा होगा और इसी ने फिर ये सारे जो अभिलेख हैं ये लिखे होंगे। तो ये हो गई अशोक के अभिलेखों से संबंधित सामान्य जानकारी। सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं, अब अपन अशोक के अभिलेखों से संबंधित जो अपना मुख्य टॉपिक है उसके मुख्य बिंदुओं की अपन बात करते हैं। पीछे अपन ने बात की थी
कि अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले शिला लेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। सबसे पहले अपन बात करते हैं शिलालेखों की। शिलालेखों में भी पीछे अपन ने बात की थी कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी 2 टाइप के हैं। उनकी जो बनावट है, उनका जो विस्तार है, उसके आधार पे 2 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। एक दीर्घ शिलालेख जिसे अपन मुख्य शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे लघु शिलालेख जो कि आकार में छोटे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं अशोक के वृहत शिला लेखों की, अशोक के वृहत शिला लेखों की। तो देखिए यहाँ पे अशोक के वृहत जो शिलालेख हैं वो मुख्य रूप से 2 देशों से मिले हैं, एक भारत से और दूसरा पाकिस्तान से। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी संख्या है 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपन बात करते हैं, इनकी संख्या 14 है। और ये जो अशोक के वृहत शिलालेख हैं, मुख्य शिलालेख हैं, ये भारत के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं। जैसे अपन बात थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में अपन एक पेज पे 14 बातें लिखते हैं, फिर उनकी फोटोकॉपी अपन ने करवा ली और 14 अलग अलग स्थानों पे वो अपन ने लगवा दी। लगभग इनकी विषय वस्तु है वो लगभग सेम है। यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। कितने स्थानों से मिले हैं? तो कितने स्थानों से? 8 स्थानों से मिले हैं। इस श्रेणी के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या तो है 14 और कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। अब अशोक के वृहत जो शिलालेख मिले हैं, कौन कौन से 8 स्थानों से मिले हैं, इनकी अपन बात करते हैं। तो भारत की अगर अपन बात करें पहले पाकिस्तान वाले अपन देख लेते हैं। पहला मानसेहरा, दूसरा शाहबाजगढ़ी। ये दोनों जो शिलालेख हैं, ये दोनों अशोक के जो बृहत शिलालेख हैं, ये पाकिस्तान से मिले हैं। भारत की अपन बात करें, 2 पाकिस्तान से और 6 भारत से मिले हैं। तीसरा कालसी, उत्तराखंड से अशोक का वृहत शिलालेख मिला है। इसके बाद अपन बात करते हैं गिरनार, गुजरात राज्य से मिला है। शोपारा महाराष्ट्र से मिला है। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश से मिला है। धौली उड़ीसा से और अंतिम जोगढ़, ये भी उड़ीसा से, यानी ये दोनों हैं वो दोनों उड़ीसा से मिले हैं। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी ये दोनों पाकिस्तान से मिले हैं।
मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा ज़िले से, जबकि शाहबाजगढ़ी की अपन बात करते हैं तो पेशावर के पास ये मिला है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बनता है कि अशोक के मुख्य शिलालेख या वृहद शिलालेख जिनकी संख्या 8 है, उनमें से पाकिस्तान में कितने मिले हैं, या जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 2 है, और कौन कौन से, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। यहाँ पे एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि ये दोनों जो मुख्य शिलालेख हैं इनकी भाषा तो क्या है, प्राकृत है। भाषा क्या है इनकी, प्राकृत है। पाकिस्तान से जो मुख्य शिलालेख मिले हैं उनकी भाषा प्राकृत है, जबकि लिपि की अगर अपन बात करते हैं तो ये दोनों कौन सी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है कि पाकिस्तान से अशोक के मुख्य जो शिलालेख मिले हैं उनकी भाषा क्या है, तो भाषा उनकी प्राकृत है, जबकि लिपि उनकी खरोष्टी है। आगे अपन बात करते हैं कालसी, जो कि उत्तराखंड से मिला है। भारत की अपन बात करते हैं तो सबसे उत्तरी अशोक का जो मुख्य शिलालेख है वो कहाँ से, उत्तराखंड के कालसी से मिला है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा गुजरात के गिरनार क्षेत्र से मिला है। तीसरा महाराष्ट्र के शोपारा क्षेत्र से। अगला एरागुड्डी आंध्र प्रदेश से मिला है। धौली और जोगड़ ये दोनों उड़ीसा से मिले हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जितने भी ये जो 8 अशोक के मुख्य शिलालेख मिले हैं, इन सभी मुख्य शिलालेखों में अधिकतम 14 लेख हैं। अब सब में 14 नहीं है, लेकिन अधिकतम 14 है। इसलिए अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या कितनी मानी जाती है, 14 मानी जाती है। कुछ में 13 है, कुछ में 12 है। ऐसे ही यहाँ से एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि धौली और जोगड़ अशोक के जो मुख्य शिलालेख मिले हैं, यहाँ पे 11, 12 और 13 शिलालेख, 11, 12 और 13 ये तीनों नहीं हैं। इनकी जगह 2 अलग शिलालेख यहाँ से मिले हैं, 1 और 2। 11, 12, 13 कौन से में नहीं है, धौली और जोगड़ में। इनकी जगह 2 अलग लेख यहाँ से मिले हैं। इन दोनों शिलालेखों से उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कलिंग, पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम और पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आपको याद रखना है कि धौली और जोगड़ अशोक के जो शिलालेख हैं मुख्य, वहाँ से 11, 12 और 13वां लेख नहीं है। इनके स्थान पे 2 अलग लेख मिले हैं, जिन्हें पृथक कलिंग लेख प्रथम और पृथक कलिंग लेख द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इन शिलालेखों से हमें अशोक के राज्य के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी मिलती है। थोड़ा सा इनको अपन मैप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। भारत के मानचित्र की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो ये हो गया मानसेहरा और ये हो गया शाहबाजगढ़ी। दोनों क्या है, भारत के बाहर मिले हैं। इनकी भाषा प्राकृत है, जबकि लिपि खरोष्टी है। ये पाकिस्तान से मिले हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं भारत की, तो सबसे पहला उत्तराखंड के कालसी से मिला है। इसके बाद अपन बात करते हैं गुजरात के गिरनार से मुख्य शिलालेख मिला है। इसके बाद अपन देखते हैं महाराष्ट्र के शोपारा से अशोक का मुख्य शिलालेख मिला है। इसके बाद अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश से या आंध्र प्रदेश के एरागुड्डी से अशोक का मुख्य शिलालेख मिला है। और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ से अशोक के 2 मुख्य शिलालेख मिले हैं, एक धौली से और दूसरा जोगड़ से।
तो मैं आशा करता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। मानचित्र में अपन देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपने को याद होता है, अपने दिमाग में जब भी अपन भारत के मानचित्र की बात करेंगे तो जल्दी से अपने दिमाग में आ जाता है। अपन देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, इनकी अच्छी तरीके से अपने को जानकारी है, तो ये अपने को याद करने में थोड़ा सा सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों।